नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार, आपका YouTube चैनल फ्यूचर स्टार्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने सरंदाता कहानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे द्वारा लिखित सरंदाता कहानी लेकर आया हूँ, जो यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर में लगा हुआ है। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, नोटिफिकेशन आता रहेगा। ये यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन कहानी सरंदाता लगी हुई है। मैं कहानी पर जाने से पहले सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे के बारे में कुछ हम डिस्कस करते हैं, जो कहानी के लिए और पेपर के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। चलते हैं दोस्तों। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे, ये इनका पूरा नाम है। ठीक है दोस्तों, इनका वैसे अगर शॉर्ट में भी नाम याद करना है तो ये आगे याद कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, 7 मार्च 1911 में इनका जन्म हुआ को उत्तर प्रदेश जिले कुशीनगर में। आगे हिंदी साहित्य के शिल्प प्रवर्तक हैं। ठीक है दोस्तों, ये मनोविश्लेषण के जो परंपरा जैनेन्द्र ने शुरू करी, किसने? जैनेन्द्र ने शुरू करी, उसे पूर्णता की ओर आगे ले गए। कौन? तो ये आज्ञे जी हैं। उनकी कहानियों में फ्राइड का मनोविश्लेषणवाद और पाल सार्त्र जिसको कहते हैं अस्तित्ववाद का प्रभाव नजर आता है। उनकी कहानियों में व्यक्ति के व्यक्तित्व तथा उसके मानसिक पक्षों का केंद्रीय भाव प्राप्त होता है। दोस्तों, उन्होंने सैनिक, विशाल भारत नामक पत्रिकाओं का संपादन करने के बाद इलाहाबाद में प्रतीक नामक पत्रिका निकली और ऑल इंडिया रेडियो की नौकरी स्वीकार की। ठीक है दोस्तों, इन सब चीज़ों पर आप ध्यान दे सकते हैं। ये कौन कौन से पत्रिका से ये जुड़े थे? 3 पत्रिकाओं से जुड़े रहे आज्ञे जी, सैनिक, विशाल भारत और इलाहाबाद से जो प्रतीक नामक पत्रिका निकलती उनसे। इसके अतिरिक्त उन्होंने दीनमान साप्ताहिक, नवभारत टाइम्स और अंग्रेजी पत्र वाक और एवरिंग मेन्स वीकली जैसे प्रसिद्ध पत्रिकाओं का भी संपादन इन्होंने किया है। सम्मान इनको कौन कौन सा मिलता है, सम्मान भी देख लीजिए। 1964 में आंगन के पार द्वार पे उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ और 1979 में कितनी नावों में कितनी बार के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। निधन इनका 1987 ईस्वी में हुआ था, 4 अप्रैल को। ठीक है दोस्तों, अब सरंदाता कहानी पे आते हैं। सरंदाता कहानी, इन्होंने पाकिस्तान और भारतीय की स्थिति जो इलाहाबाद के समय में क्या थी, उस समय की स्थिति का वर्णन किया है। इनके पात्रों पे हम बात करते हैं। पहले पात्र देख लेते हैं क्या क्या है इनके पात्र। ठीक है दोस्तों, देवेंद्र लाल जी ये हिंदू हैं, ये लाहौर में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? लाहौर में रहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके रफीउद्दीन, ये भी लाहौर में रहते हैं, वकील है रफीउद्दीन। संतू नौकर है देवेंद्र लाल जी का। कौन सा? पहाड़ी नौकर है। शेख साहब पुलिस के दफ्तर के हेड क्लर्क हैं, जिसके घर देवेंद्र लाल को रखते हैं। लड़का किसका? शेख का। उसका नाम क्या है? आबिद मियां। लड़का का नाम क्या है? आबिद मियां। जेबुनिस्सा ये शेख की लड़की है। ठीक है दोस्तों, एक भारी जनाना का आवाज भी है, शेख की बीवी का है। और तीखी जनाना आवाज जो इसकी है वो घर की कोई बुजुर्ग औरत, मतलब किसके घर की? तो शेख के घर के, शेख साहब के घर की बुजुर्ग के। ये भादों का महीना का है, वर्णन किया गया है। मोजंग और जलंधर स्थान है इसमें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम देख सकते हैं कौन कौन से, और इसमें जलंधर, अमृतसर और दिल्ली का भी वर्णन है। इन सभी का घटनाओं में दोस्तों एक चीज जो इफेक्ट करा गया है कि आज़ादी के समय ये लिखी गई और किस तरीके से पाकिस्तान के मुसलमान, पाकिस्तान के हिंदू किस तरीके से हिंदुस्तान में आ रहे थे और पाकिस्तान मुस्लिम जो है पाकिस्तान जा रहे थे, इसका वर्णन इस कहानी में किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब कहानी पर आते हैं। कहानी बहुत ही रोचक है, आपको बहुत ही अच्छी लगेगी, बहुत ही अच्छी नोट्स बनाया है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अब आगे। देवेंद्र लाल जी ने रफीउद्दीन से कहा, जब एक बार लोगों को इस डर जकड़ लेता है और
भगदड़ पड़ जाती है तब फिजा ही कुछ और हो जाती है। हर कोई हर किसी को सुबह की नज़र से देखता और खामखा दुश्मन हो जाता। आप तो मोहल्ले के सरवरा हैं, पर बाहर से आने जाने वालों को क्या ठिकाना। आप तो देख ही रहे हैं कैसे वारदातें हो रही है। मतलब कि उस समय की परिस्थिति का वर्णन कर रहे हैं। रफीउद्दीन मकान के बाद मौजंग का अड्डा पड़ता है। मौजंग का अड्डा क्या होता है? मुसलमानों का जगह है। देवेंद्र लाल और रफीउद्दीन में पुरानी दोस्ती है। कैसी दोस्ती है? उन दोनों में पुरानी दोस्ती है। संतू भी चौथे दिन ही भाग गया। मतलब कि क्या है? दंगा शुरू हो गया। तो इससे डर कर क्या हुआ कि रफीउद्दीन जो नौकर है, जो देवेंद्र लाल जी के घर पे रहता है, वो भी भाग जाता है। देवेंद्र लाल जी की स्त्री भी थी। वो स्त्री क्या है? जलंधर पहले ही जा चुकी थी। अपने मायके जलंधर में वो मायके जा चुके। मरीज के रिश्तेदार ने डॉक्टर को छुड़ा। मतलब कि इसमें क्या होता है कि ऐसी स्थिति है कि मरीज को जो देखने जाता है तो डॉक्टर को भी छुरा घोंप दिया जाता है। मतलब बहुत ही दयनीय स्थिति का वर्णन इस कहानी में करा गया है। और न मानवीय प्रेरणा तार लगाया गया है दोस्तों इस कहानी में। पुलिस वालों ने रेलवे के कर्मचारी परिवार पर गोली चलाकर जिसमें वह 3 स्त्री को मार दिया है। मतलब पुलिस कर्मचारी भी किस तरीके से उस दंगे में आ चुके थे। मतलब कि उसकी भी गिरफ्त में आ चुके थे दोस्तों। चलो दोस्तों कहानी के आगे जाते हैं। घटनाक्रम क्या हुआ था? विषाक्त वातावरण, द्वेष की और घृणा की चाबुक से तड़फड़ाते हुए हिंसा के घोड़े विष फैलाने को संप्रदाय को अपने संगठन और भड़काने को पुलिस और नौकरशाही। ये याद कर लेना पंक्ति, ये इम्पोर्टेंट है। रफीउद्दीन ने कहा, फिर पंक्ति देखो, आखिर तो लाचारी होती है, अकेले इंसान को झुकना ही पड़ता है। वैसे कोई झुकता नहीं है। रफीउद्दीन भी उस समय जो देवेंद्र लाल को रख रहे थे अपने घर में, उनको भी उस समय झुकना ही पड़ा। रफीउद्दीन की बैठक के बाद देवेंद्र लाल के कानों में आता कुछ शब्द है। ठीक है दोस्तों, यह है आज़ादी। कितनी अच्छी लगी यह है आज़ादी। पहले विदेश सरकार लोगों को कैद करती थी, वे आज़ादी के लिए लड़ना चाहते थे। अब अपने ही भाई अपनों की तन्हाई कैद कर रहे, क्योंकि वे आज़ादी के लिए लड़ाई रोकना चाहते थे। अब देखते हैं थोड़ी बहुत। तो वहाँ से क्या हुआ, देवेंद्र लाल जी को वो रफीउद्दीन वहाँ से निकाल देते हैं, अपने घर से भेज देता है। कहाँ पे? एक मतलब पुलिस के घर, क्योंकि पुलिस का घर किसका था? रफीउद्दीन का दोस्त है। एक भारी जनाना आवाज किसके? शेख संप्रदाय। खुरदरा आवाज बुजुर्ग स्त्री के। विनीत स्वर जेबुनिसा का। एक बड़ी भारी सी चिकनी आवाज किसके? शेख साहब की। पुलिस के घर तो सुरक्षित है, वह बात ठीक है, लेकिन सुरक्षित होता है इसीलिए शायद बहुत सी उपद्रवों का जड़ भी है। ये बहुत अच्छी लाइन है, रफीउद्दीन ने कहा है। जानवरों से तो सहज ज्ञान होता है, अखाद्य और अखाद्य का नहीं तो वे बचते रहते हैं। मतलब कि जब देवेंद्र लाल जी को खाने के लिए देता है तो रफीउद्दीन उसमें जो उसकी शेख साहब की जो लड़की है उसने क्या करा, एक चिट्ठी डाल देती है कि आप खाना खाने से पहले जानवरों को खिला दीजिएगा। ये इस धक्के को राजनीतिक की भुरभुरी रेत की दीवार के सहारे नहीं, दर्शन के सहारे झेला जा सकता है। मैं थोड़ी सी इन सबको बता देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको कहानी बताऊंगा। देवेंद्र लाल ने जाना कि दुनिया में खतरा बुरी की ताकत के कारण नहीं, अच्छे की दुर्बलता के कारण है। भलाई की सहन से साहसहीनता ही बड़ी बुराई है। घने बादल से रात नहीं होती, सूरज के निश्चित हो जाने से होती है। घटनाएं सब अधूरी होती है, होती तो पूरी कहानी है। ये सब कहानी की संगति मानवीय तर्क तथा विवेक या कला सौंदर्य बोधक की बनाई गई हुई है। सभी संगति तनाव पर किसी शक्ति का कह लीजिए या कला की प्रकृति का संयोजक देव का भगवान की चर्चा बनाई गई दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब मैं आता हूँ कहानी के कथा आपको बता दूं क्या है कथा। वैसे कथा साथ में मैंने घटनाक्रम के अनुसार बता दिया है, अब कथा बताता हूँ। इस कथा में क्या है कि
देवेंद्र लाल और रफीउद्दीन ये दोनों लाहौर रहते हैं। लाहौर में क्या होता है, दंगा होता है 1947 में कि सब हिंदुस्तान में जाएंगे और सब मुसलमान पाकिस्तान में जाएंगे। इस वजह से दंगा होता है। और क्या कहता है, ये लाहौर में रहता है कौन, देवेंद्र लाल लाहौर में रहता है। तो वह रफीउद्दीन कहता है कि मुझे भी यहाँ से निकल जाना चाहिए क्योंकि सब हिंदू यहाँ से जा रहे हैं। तो रफीउद्दीन कहता है नहीं दोस्त, तुम यहीं पे रहो, मेरे रहते यहाँ पे किस चीज़ की दिक्कत होगी, क्योंकि वो एक तो वकील भी है कौन, रफीउद्दीन। तो वो उसे वहाँ पे रोक लेता है, लेकिन उसकी बीवी पहले ही जलंधर जा चुकी होती है, किसकी, देवेंद्र लाल की। लेकिन जब वो वहाँ पे रुक जाता है तो वहाँ देखता है कि दयनीय स्थिति होती जा रही, तो कुछ दिन तक वो रफीउद्दीन के घर में रहता है। और उसी के घर में रहता है तो उसकी मकान की सारी चीज़ें लूट ली जाती है। यह देख के उसको बहुत अजीब लगता है। उसके बाद वो उससे पहले उसका नौकर भी भाग गया रहता है, जो कि पहाड़ी नौकर रहता है, हिंदू रहता है। उसके बाद वो वहाँ से जब रफीउद्दीन के घर में रह रहा होता है तो रफीउद्दीन के घर में कुछ लोग आते, कहते कि तुमने ये बड़ी भारी गलती करी है, तुम्हें नहीं रखना चाहिए, तुम्हारे घर पे भी हमला हो सकता है। बहुत कुछ बोलने के बाद तो वो रफीउद्दीन को अपने घर शेख साहब के घर छोड़ाते, जो उनका रफीउद्दीन का मित्र होता है, वो भी मुसलमान होता है। कहता है पुलिस का घर होता है, पुलिस हेड क्वार्टर के हेड कांस्टेबल के घर में कौन खोजबीन करने आएगा। लेकिन जब वहाँ पे भी रह रहा होता है तो वहाँ पे भी उसको इस चीज़ का आभास होता है, क्योंकि उसकी जेबुनिसा बेटी जो है शेख साहब की, वो खाने में क्या देता है, एक पर्ची छुपा के देता है कि खाने से पहले आप किसी जानवर को खिला देना ये खाना, क्योंकि खाने में क्या है, जहर मिला दिया रहता है। तो ये चीज़ ये जब खाना, वो पहले बिल्ली को पालता है, वहाँ पे जाके बिल्ली को पालने गए तो बिल्ली को पहले खाना खिलाता है, तो बिल्ली खाना खा के मर जाती है। ये देख के उनकी स्थिति बड़ी दयनीय हो जाती है। फिर वो वहाँ से भाग जाते हैं, कहाँ, दिल्ली आ जाते हैं। जब वो दिल्ली आते हैं तब वो सारी चीज़ दिल्ली आते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो दिखाया गया है कि किस तरीके से पाकिस्तान में पुलिस भी के घर भी सुरक्षित नहीं है। तो वो दिल्ली आते हैं, एक रेडियो में बताते हैं, तो रेडियो से जेबुनिसा का पत्र उसे वहाँ पर मिलता है, तो उससे उनकी जीवित रहने की आशा दिखती है। धन्यवाद दोस्तों, यही है कहानी दोस्तों, किस तरीके से मानवीय करण का खंडीकरण किया है इस कहानी में, वो दिखाया गया है। धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना।